आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं साल 2004 की एक बेहद सर्द और बर्फीली रात में। कश्मीर की पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी है। अंदर दो खूंखार आतंकी अपनी AK-47 राइफल लोड कर रहे हैं। वहीं पास में खड़ा एक शख्स बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उनके लिए कावा यानी कश्मीरी चाय बना रहा है। तभी अचानक एक आतंकी अपनी बंदूक की नली उस चाय बनाने वाले शख्स की गर्दन पर तान देता है। सन्नाटा छा जाता है और मौत बिल्कुल सामने खड़ी होती है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था वो। अब जरा सोचने वाली बात है, क्या कोई भारतीय फौजी हफ्तों तक दुश्मनों के बीच रहकर उनके ही साथ सो सकता है, वो भी बिना अपनी असली पहचान उजागर किए? खैर, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। आज हम गहराई से जानेंगे कि कैसे एक भारतीय सेना के अधिकारी ने अपनी पूरी पहचान को मिटाकर हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक आतंकी संगठन के सबसे भीतरी घेरे में घुसपैठ की थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दो नामों के बीच का अंतर कितना गहरा था। एक तरफ हैं मेजर मोहित शर्मा, जो कि एक जांबाज भारतीय सैन्य अधिकारी हैं, और दूसरी तरफ है इफ्तिकार भट्ट, जो उनका बेहद बारीकी से गढ़ा गया अंडरकवर नाम था। खुद को इस कदर बदल लिया गया था कि सगे भाई और माता पिता के लिए भी उन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। भाग 1, NDA का सफर। आइए देखते हैं कि इस जांबाज की कहानी शुरू कहां से होती है। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 1978 में हरियाणा में हुआ था। उनके माता पिता की बहुत गहरी इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक शानदार इंजीनियर बने, लेकिन मोहित की रगों में तो कुछ और ही, यानी फौजी खून दौड़ रहा था। इसलिए 1995 में उन्होंने इंजीनियरिंग की भारी भरकम किताबों के पीछे छिपकर चुपचाप नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA की तैयारी शुरू कर दी। और जब NDA का रिजल्ट आया और एक्सेप्टेंस लेटर घर पहुंचा, तो माता पिता ने उसे छिपा दिया ताकि इंजीनियरिंग का रास्ता ना छूटे। किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो शायद मान जाए, लेकिन मोहित हार मानने वालों में से नहीं थे। शक होने पर उन्होंने सीधे UPSC दफ्तर फोन घुमा दिया, और जब पता चला कि परीक्षा पास हो चुकी है, तो बिना कोई समय गवाए वे सीधे भोपाल अपने इंटरव्यू के लिए निकल गए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इंटरव्यू के बाद जब मेडिकल टेस्ट की बारी आई, तो वजन जरूरी मापदंड से 6 किलो कम निकला। लेकिन इस मोड़ पर मां ने पूरा साथ दिया। मां की एक स्पेशल डाइट के दम पर सिर्फ 4 हफ्तों में ठीक 8 किलो वजन बढ़ाकर उन्होंने मेडिकल पास कर लिया, और उसी दिन भारतीय सेना को अपना सबसे घातक योद्धा मिल गया। चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं। भाग 2, मिशन इफ्तिखार भट्ट। साल 2004 में कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के दो कुख्यात कमांडर अबू तरारा और अबू सज्जार बहुत आतंक मचा रहे थे। सेना ने उन्हें ढूंढने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं था। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर पूरी तरह से बदलाव किया गया। कंधे तक लंबे बाल और दाढ़ी बढ़ा ली गई, कश्मीरी फिरैन पहनना और नियम से नमाज पढ़ना शुरू हुआ। भाषा पर पकड़ बनाने के लिए उर्दू और डोगरी सीखी गई, और यहाँ तक कि कुरान की आयतें भी पूरी तरह से रट ली गईं। इफ्तिकार भट्ट की एक ऐसी कहानी घड़ी गई कि सेना ने उसके भाई को मार दिया है, और वो उसी का बदला लेने के लिए आतंकियों से जुड़ना चाहता है। अब वापस उसी झोपड़ी वाले दृश्य पर आते हैं जिससे हमने ये विश्लेषण शुरू किया था। दुश्मनों के बीच रहते हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। अचानक अबू तारा को शक हुआ और उसने बंदूक तानते हुए असलियत पूछी। माहौल बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी। बहुत ही शांत भाव से उन्होंने राइफल कंधे से उतार कर नीचे रखी और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर शक है तो मुझे अभी गोली मार दो। इस गजब के आत्मविश्वास ने काम कर दिया। आतंकियों का शक पल भर में दूर हो गया, और जैसे ही वो निश्चिंत होकर मुड़े, योजना के दूसरे चरण को अंजाम दिया गया। तुरंत छिपी हुई 9mm की पिस्टल निकाली गई, और पलक झपकते ही दोनों कमांडरों के सिर में सटीक गोली मारकर उन्हें उनके ही कैंप के अंदर ढेर कर दिया गया। मतलब इसे कहते हैं एक परफेक्ट टैक्टिकल एग्जीक्यूशन। भाग 3, हफूड़ा जंगल की जंग। अब चलते हैं सीधे मार्च 2009 में, और ये चीज़ हमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि युद्ध में हालात कितनी जल्दी बदल सकते हैं। कुपवाड़ा के हाफूड़ा जंगल में मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे, लेकिन आतंकियों ने ऊंचाई वाले इलाकों पर पहले से ही घात लगा रखी थी। अचानक उन्होंने ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और भारतीय टुकड़ी को 3 तरफ से घेर लिया। ये सामरिक रूप से एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। अपनी घिरी हुई टीम को बचाने के लिए दुश्मन की गोलियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के इरादे से उन्होंने अपना कवर छोड़ दिया।
इसी बीच एक गोली उनके बाएं हाथ में आ लगी, लेकिन उन्होंने बस एक कपड़ा बांधा और लड़ना जारी रखा। जब साथी घायल होने लगे तो उन्होंने खुद मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर यानी MGL उठाया और अकेले ही 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन इस भीषण गोलीबारी के बीच एक गोली उनकी छाती के उस हिस्से में आ लगी जहां बुलेट प्रूफ जैकेट की सुरक्षा नहीं थी। खून से लथपथ होने और असहनीय दर्द के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। वो अपनी टीम को निर्देश देते रहे और उनके आखिरी शब्द थे, मैं ठीक हूं, तुम आतंकियों को मत छोड़ना। भाग 4, एक अमर गाथा, नायक की विरासत। मेजर मोहित शर्मा ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी पूरी टीम उस जंगल से सुरक्षित बाहर निकले और फिर मात्र 31 साल की उम्र में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके इस असाधारण नेतृत्व और अदम्य साहस के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार है। इतिहास के इन गौरवशाली पन्नों को अगर आज की वास्तविकता से जोड़ें तो उनकी विरासत हमारे बीच पूरी तरह जीवित है। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर उनके सम्मान में मेजर मोहित शर्मा स्टेशन कर दिया गया है। आज जब हजारों लोग रोज यहां से गुजरते हैं तो वो इस महान योद्धा के देश के प्रति समर्पण को याद करते हैं। अंत में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, आज़ादी की असली कीमत क्या है? मेजर मोहित शर्मा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो आज़ादी और सुरक्षा हम महसूस करते हैं उसकी कीमत अक्सर उन वीरों द्वारा चुकाई जाती है जो बिना किसी खौफ के मौत की आंखों में आंखें डाल सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।